This is the time decal from Wolf & Company, and this covers till here 1, 2 and 3, total 3 pieces. This was a prototype, but yes, now it has been launched successfully in the market. You can get it for 800 rupees. Alright, so we are on the motorcycle right now. कल काफ़ी हद तक बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा. It was 25th September. It is 26th September today. It's 6 o'clock in the evening, and yes, I am wearing these fabrication gloves, to be very honest, because I do understand riding community के हिसाब से these gloves are not safe, XYZ and a lot of things. I would not recommend using these gloves, but I would just say try it once. It's just for 20-25 rupees. Alright, so we are out. This is by the way Kannamma Nagar 1, विक्रोली ईस्ट, जिसे मैं काफ़ी हद तक इसे मैं गौतम सिटी कहता हूँ, क्योंकि ये वाला टावर अभी ख़त्म हो गया. कोई और लोकेशन अगर आप नोटिस करोगे तो रीडेवलपमेंट के लिए चले जाएगा. सो हाफ ऑफ द टाइम दिस सिटी इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन. बाय द वे, वो बाइक का नाम है कैल एल. दैट इज़ नॉट कलिल, दैट इज़ कैल एल. आप अगर DC कॉमिक्स के फ़ैन हो तो आपको पता होगा कैल-एल क्या है. बाय द वे, कैल-एल इज सुपरमैन्स नेम, का मतलब है क्रिप्टोनियन चाइल्ड, लास्ट क्रिप्टोनियन चाइल्ड. बाइक के सिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो सिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाइक को निम्बल होना, लाइट वेट होना. नाउ दिस इज़ 168 किलोज, बट सच बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द मोटरसाइकिल और जो हैंडल बार जिस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, आई वुड से दिस मोटरसाइकिल moves like a cycle, like trust me, like a cycle. अगर मैं कहूँ, इससे पहले I've been riding Duke 390, इससे पहले Expulse था, उससे पहले RS था, उससे पहले Unicorn था. It feels like you're riding a 100-125cc motorcycle. When in cities you want to dominate this machine, you want to put it to right, put it to left, the way you want, whatever the fuck I'm doing right now. क्योंकि हाँ, अभी हाईवे आए हैं, तो अगर आप विक्रोली में कभी विजिट किए हो तो यू विल गेट टू नो यहाँ पे क्या बसड़ चलती है. या सो दैट वाज वन स्मॉल स्क्विड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट एग्जैक्टली दिस मोटरसाइकिल कैन डू. इसके कंपैरिजन में बताऊंगा, मेरे पास पहले ड्यूक 390 थी, दैट टू 2014 मॉडल, BS3 वेरिएंट, सुपर रॉ, सुपर पावरफुल, और उस बाइक का एक ही काम था, बस रोड्स पे ऊपर या फिर हर स्पीड रेंज को डोमिनेट करना. अगर आप हाईवे टच कर लो, that motorcycle will tell you let's go fast, let's go more and more high speeds rather than just stabling around something like this. तो उस कंपैरिजन में जब मैंने उस बाइक के बाद इस बाइक को परचेस किया है, the greatest and the most happiest moment for me is ये कोई भी गियर पे, कोई भी स्पीड पे, like do not quote me, कोई भी स्पीड पे, पर अगर 6th गियर पे 30-35 के स्पीड पे भी अगर आपको शांति से क्रूज करना है विदाउट होल्डिंग द क्लच, you can possibly do that. अभी मैं आपको बता रहा हूँ, I am on 5th gear, the motorcycle is doing 40-43 right now, और मैं क्लच को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ. This is the greatest plus point of having a low end torque. लो एंड टॉर्क, ये अभी काफ़ी हद तक ये शब्द जो है, ये टर्म जो है, बहुत फेमस हो रहा है. काफ़ी लोग इसे अपने अपने ब्लॉग्स में और अपने रील्स में इस्तेमाल कर रहे हैं. तो रॉयल एनफील्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से गाड़ी के लो RPMs पे भी अगर आप हाई गियर्स में हो तो भी आपको कभी तकलीफ नहीं होगी. वन गुड पार्ट. सस्पेंशंस की बात करें तो सच बताओ, ये बाइक में कोई भी ऑफ रोडिंग सस्पेंशंस नहीं है. कोई भी ऑफ रोड ओरिएंटेड एक्सपेक्टेशंस बना के इस बाइक को परचेस करने की ना सोचे. ये बाइक एक सिटी कम्यूट मोटरसाइकिल के सस्पेंशंस जैसे है. और एक दूसरी बात कहूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो सस्पेंशन होते हैं टेलीस्कोपिक, उनका लॉन्ग ट्रैवल वर्जन इंस्टॉल्ड है, जिसके वजह से आपकी ग्राउंड क्लियरेंस और आपकी सीट हाइट
ज़्यादा है। उसमें सबसे पहली बात है मोटरसाइकिल का सस्पेंशन स्टिफ है, काफ़ी हद तक स्टिफ है। जब भी आप छोटे से पॉट होल्स हो गए, ये रोड के डाइवर्जन्स हो गए, या फिर ये कोई पैच वर्क हो गया, आपको आपके मोटरसाइकिल में इसका रिस्पॉन्स फील होने वाला है, आपकी सीट के ऊपर रिस्पॉन्स फील होने वाला है। अभी शायद से मैं बात कर रहा हूँ और जब भी मैं पॉट होल्स या फिर पैचेस के ऊपर से पास हो रहा हूँ, यू कैन फील दैट माई वॉइस इज शेकिंग। एक स्केल वाइज मुझे बताना हो तो आई वुड रेट 4 और 5 on 10 when it comes to extreme off-roads। अब बात करते हैं गंदे रास्ते के बारे में। जब भी आप बड़े एक्सप्रेसवे, बड़े हाईवे के, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के थ्रू पास हो रहे हो, अब आपको सपोज वहाँ से गोवा जाना है, गोकर्ण जाना है, या फिर मालवण तारकर्ली जाना है, आप मेन हाईवे छोड़कर जब अंदर की तरफ ट्रैवल करते हो तो लास्ट के जो 100-125 किलोमीटर है आपके लिए डिफिकल्ट होता है, जस्ट बिकॉज वो वाला रास्ता बड़े रास्तों की तरह प्लेन नहीं होता। उस कंपैरिजन में अगर उन रास्तों के हिसाब से अगर आप इस बाइक को कंपेयर करो, दिस सर्व्स यू रियली वेल। अगर मैं कहूँ कि मैंने ऑफ रोड के कैपेसिटी के हिसाब से 40 to 50% इन कंपैरिजन टू 100% जब मैंने कहा, तो ये 40 to 50% जो है, ये छोटे से पॉट होल्स और फिर टूटे हुए रास्तों के ऊपर से अगर आपको पास होना है, ये स्टिफ सस्पेंशन बहुत ही प्यारे तरीके से आपको सपोर्ट करता है। इसका एक स्पेशल बात मैं आपको बताऊं, अगर 2 लोग बाइक के ऊपर है, सस्पेंशन फील्स ब्यूटीफुल। एक बंदे के हिसाब से अगर ये सस्पेंशन का प्रीलोड है 100 किलो का, तो आई फाइंड 92 किलोज ये प्रीलोड के हिसाब से मुझे ऊपर फेंक रहा है। दैट मीन्स आई फाइंड द सस्पेंशन प्रीटी स्टिफ। बट व्हेन इट कम्स टू 2 people on the motorcycle, there is somewhere around approximate weight of 150 kilos on the motorcycle, सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट तरीके से काम करता है। दैट मीन्स इसका प्रीलोड हैज बीन सेट मोर देन समवेयर अराउंड 100 किलोज के ऊपर। एवरेज के बारे में बात करें तो लेट मी जस्ट चेक दिस। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास फ्यूल काफ़ी कम है, सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू, आई एम गोना विजिट द फ्यूल स्टेशन। पर यहाँ पे आते हैं ट्रिप ए और बी के बराबर एक क्लिक के बाद यू विल सी एन एवरेज कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर्स पर लीटर। अब यहाँ पे एक एवरेज कैलकुलेशन लिखा हुआ है 36.3। आई होप दैट इज रीडेबल। अब ये 36.3 मुझे पिछला ये जो विक्रोली से थाने वाला रास्ता है उसके ऊपर का कैलकुलेशन है। अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 मिनट के बाद ये रिफ्रेश होता है। अगर इसी स्पीड रेंज के ऊपर बिना ट्रैफिक के यही क्लाइमेट में अगर हम चलते रहे, यू वोंट बिलीव दिस गोज अप टू 39 kilometers per liter. And on highways, according to the 2 longer routes that I've taken on this motorcycle till date, I've got somewhere around 40 to 42 kilometers per liter. इससे ज़्यादा भी मुझे मिल सकता है, पर इस दोनों रूट के वक्त हमें काफ़ी हद तक ऑफ रोड मिला है, काफ़ी हद तक ट्रैफिक मिला है। पर एक सीधी बात बताओ गाइस, चलो जाने दो 42, 44, 46, 47 व्हाटएवर द एवरेजेस, सबसे बड़ी बात यह है 250 सीसी का इंजन, 26.5 PS ऑफ पावर एंड 22.2 Nm ऑफ टॉर्क। इसके साथ में कोई भी माइलेज 40 तक का टच करे, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। अगर आप ऐसे ही साइड में खड़े होकर इस इंजन को नोटिस करोगे, आपको लगेगा ये 150 सीसी का इंजन है। So they have this some sort of MotoGP technology जिसमें इन्होंने इसका कूलिंग से लेके इसके पावर जनरेशन से लेके ये SOCS जो इनका सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम जो टेक्निक है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर इन्होंने इस छोटे से कॉम्पैक्ट ब्लॉक को जनरेट किया है। एंड ट्रस्ट मी, पहले जब मैं बाइक शोरूम में देखने गया था, दैट इज व्हेन आई फेल्ट कि ये बाइक में जो रिस्पॉन्स है ये इतना अच्छा नहीं होगा। ऊपर से आई वाज अ लिटिल पैरानॉइड थिंकिंग दैट मैं इससे पहले ड्यूक 390 चला रहा हूँ विच इज़ 44 HP, देन आई एम गोना ड्रॉप डाउन दीज HPs टू 26.5 HP। लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो ना हो एंड XYZ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दिस इंजन हैज़ 2 डिफरेंट मोड्स। ओके, ध्यान से सुनो, ऐसा कोई बटन नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पे मोड नहीं है, ये मेरे खुद के मोड्स है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो 1 इज साइलेंट मोड, 1 इज रिफाइंड मोड, वो साइलेंट मोड है, एंड 2 इज द पावर मोड। ओके, आप इसे 5 या 6000 RPM के अंदर चला रहे हो तो यू विल नोटिस इस बाइक में ना वाइब्रेशंस है ना साउंड है, बिल्कुल भी नहीं। छपरी मोड ऑन, लो मैं आया छपरी बंद कर, हटो यहाँ से, मैं ना तुम्हारा इंडिकेटर देखूंगा ना हॉर्न, मैं हूँ छपरी। सुजुकी KTM 250 6000 RPM तक अगर 6वें गियर पे आप
बाइक चला रहे हो, यू विल रीच समवेयर ऑन 80-85 किलोमीटर्स पर आवर। क्योंकि मेरा ब्रेक इन पीरियड जो था 1500-1600 किलोमीटर का, वो मैंने 6000 RPM के अंदर ही रखा था, विच वॉज द बेस्ट पार्ट। सो बात करते हैं दूसरे मोड के बारे में, पावर मोड। अब पावर मोड ऐसी चीज़ है, अगर इस बाइक को 6000 RPM के नीचे चलाओगे, आपको लगेगा ये बाइक का टॉप स्पीड 110 या 115 होगा। आप सेकेंड गियर या थर्ड गियर से आप इसे 8000, 9000, 10000 RPM पे जब लेकर जाओगे, यू विल नोटिस द मोटरसाइकिल टर्न्स इनटू अ बीस्ट। ओके, जो शांति है वो शांति भंग हो जाती है। Immediately you will notice there is a rapid inlet of air through your air filter, क्योंकि एयर फिल्टर आप जहाँ पे बैठते हो वही उसी के नीचे है। And you will notice a crazy sound going in। अगर आपने इससे पहले कभी जापानीज मोटरसाइकिल चलाई है तो you might know this sound, क्योंकि मेरे पास यूनिकॉर्न था तो यूनिकॉर्न में ये सेम साउंड आता था। एंड वो रैपिड इनलेट के साथ अगर आपका ध्यान ओडोमीटर पे होगा तो आप डर जाओगे। In no time you will be covering 90 kilometers per hour, और आप चौथे गियर को टच कर लो, you will be covering somewhere around 115-120 kilometers per hour। ये सारे वाइब्रेशंस फील होंगे, आपको साउंड फील होगा। मोटरसाइकिल इज नॉट एट ऑल सॉफ्ट, मोटरसाइकिल इज नॉट एट ऑल silent at that moment। You need that boost, you will get it immediately delivered at its peak। This is what I'm talking about। स्टांस के बारे में बात करूं, ये हैंडल बहुत ही कंफर्टेबल हैंडल है। काफ़ी सारे लोग इसे मॉडिफिकेशंस में हैंडल को भी चेंज कर रहे हैं। मोटो टॉर्क, AOM, ये सारे कंपनीज के हैंडल्स यूज़ कर रहे हैं। सच बात कहूँ तो ये जो स्टॉक हैंडल है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पर आजकल जिस तरीके से यूट्यूब पे मेरे 6 लाख के मॉडिफिकेशंस, मेरे 8 लाख के मॉडिफिकेशंस ज़्यादा बिकते हैं, तो येस, पीपल हैव टू चेंज दैट एज वेल। मैं कहूँगा हैंडल पे बिल्कुल भी खर्चा ना कीजिए। जो आप 1,500-2 हज़ार रुपये बचा लोगे उसका एक अच्छा सा राइड कर लेना। इस हैंडल को मैंने 1 इंच या 1.5 इंच मैंने आगे की तरफ रोटेट किया हुआ है, क्या जिसके वजह से इफ़ यू नोटिस द लिवर्स आर अ लिटिल डाउन। मुझे ऐसे हैंडल पकड़ना पसंद नहीं, मुझे थोड़े से लिवर्स नीचे होते हैं तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी बात ये कि अगर आपके लिवर्स काफ़ी ऊपर हो तो आपको फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करते वक्त देयर आर मेजर चांसेस आप थ्रॉटल को घुमा दे सकते हो। सो इट इज़ दैट ईजी। अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं और आप लिवर होल्ड करने जाओगे, यू विल पुल द थ्रॉटल विच इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट एंड रिस्की फॉर यू। ऑल्सो दूसरी बात, अगर आप सैडलिंग कर रहे हो बाइक पर खड़े रह के, उस वक्त अगर आपके लिवर्स काफ़ी स्ट्रेट होंगे तो आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, विच इज़ अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन टू बी एट। बाकी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो येस, आई एम यूजिंग an aux lamp which is just a basic HJG 12 LED setup जो कि मेरे फ्रंट फोर्क पे लगा हुआ है। तो जहाँ पे कंपनी के रिफ्लेक्टर्स होते हैं, राउंड रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं, उन्हें निकाल कर मैंने उनके जगह पे मैंने इसको माउंट किया हुआ है। अगर मैं स्टॉक लाइट की बात करूँ तो स्टॉक लाइट सिटी के लिए बहुत सफिशिएंट है, बट व्हेन इट कम्स टू अ 4 लेन रोड और 3 लेन रोड, हाईवे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यू विल नीड एन एक्स्ट्रा लाइट फॉर श्योर। काफ़ी लाइट वेट यूनिट होने की वजह से हमने उसे फोर्क्स के ऊपर लगाया हुआ है। अब गॉट दिस लाइट्स फॉर समवेयर अराउंड 400-450 रुपीज़ एक पेयर। तो मैं ये पेयर की कॉस्टिंग बता रहा हूँ, 400-450 हार्डली। ये बहुत ही चीप लाइट्स है पर इसका आउटपुट बहुत प्यारा है। गॉट दिस फ्रॉम मोटो बजट लॉकर। दिस इज़ द स्टार्टअप बाय माई फ्रेंड आकाश, has been handling it for more than 3 years। and ये फ़ोन माउंट भी वही का है। ये फ़ोन माउंट तो बहुत सिंपल फ़ोन माउंट है, you might know about this। हाँ, तो बात चल रही थी फ़ोन माउंट के बारे में। ये है वो सिंपल सा फ़ोन माउंट। करते हैं मेरा ऑक्स लैम्प्स के बारे में। ये है वो 12 LED HJG कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट एंड लाइट सेटअप। इसकी एक स्पेशल बात बताओ तो इसका कोई भी स्विच नहीं है। तो मेरा बहुत पुराना तरीका है माउंटिंग का, जहाँ पे मैं स्विच नहीं लगाता, मैंने इसे पासिंग के ऊपर कनेक्ट कर रखा है। आपको बस यहाँ से जो वायर है उसको फॉलो करना है, वो आता है इस पैनल के पीछे। यूजुअली सारा वायरिंग आगे फ्रंट्स पे होता है, पर वीस्टॉम में ये यहाँ पे चले आता है। यहाँ पे अंदर उसका एक सॉकेट है, उसका मैं एक छोटा सा मैंने एक पोर्ट्रेट वीडियो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा सो दैट आपको भी ये वाला मोड करना है तो आप कर सकते हो। तो ये लाइट चालू करने के लिए मैं अपर बीम दे देता हूँ तो ये लाइट चालू हो जाती है, और पासिंग दे देता हूँ तो ये लाइट चालू हो जाती है। अब मिरर्स के बारे में बात करूँ तो यस,
मिरर्स गिव यू वेरी कॉन्फिडेंट व्यू। अगर आप यहाँ से देखते हो तो बहुत अच्छा है। ऊपर से इस एरिया में इन लोग ने जो मिरर को वाइडन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, ये परफेक्ट एरिया है आपके सेकेंड और थर्ड लेन को देखने के लिए। टॉकिंग अबाउट द सीट्स, yes, me and Kritika, my wife, we both went to Statue of Unity, which was 400 kilometers from here. Seats are not too soft, not too hard, जिसके वजह से आप काफ़ी हद तक कंटिन्यूस इस पे 150-200 kilometers non-stop चला सकते हो. If you take a break of 15-20 minutes, they'll retract back. The good part about the windshield is tall. बाइक पे बहुत ज़्यादा एक अपील क्रिएट कर देता है. यहाँ से अगर मैं फ्रंट से बताऊँ तो बाइक की हाइट बहुत बढ़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ विंडशील्ड के. बट द विंडशील्ड इज़ नॉट दैट ग्रेट व्हेन इट कम्स टू बफेटिंग एनी सर्टन अमाउंट ऑफ विंड ब्लास्ट, क्योंकि उसके शेप या फिर उसके लीन एंगल के हिसाब से आई एम नॉट श्योर कि राइडर को कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो. ऑल्सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि विंडशील्ड को आपको ट्रांसपेरेंट रखना है. आई एम नॉट श्योर हाउ आर दीज गाइज मैनेजिंग जो इस विंडशील्ड को रैप करके बाइक चला रहे, क्योंकि व्हेन यू सिट ऑन द मोटरसाइकिल, आई विल शो इट टू यू. So I'm sitting on the motorcycle, okay, and now the camera angle is right from my eyesight. और यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो ये जो आगे का चेम्बर वाला एरिया, ये दिस एरिया, ये विंडशील्ड के थ्रू देखना पड़ता है. जब आप 50-60 अबव है, यू विल नोटिस, यू विल बी सीइंग दिस पर्टिकुलर एरिया. पर अब ट्रैफिक में लगने के बाद यू विल हैव टू सी दिस एरिया एज वेल, क्योंकि आपके आगे वाली बाइक यहाँ पे होगी, उसके नीचे से जो भी गड्ढे होंगे वो यहाँ पे होंगे, और इसके ऊपर जब कीचड़ होता है तो हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टाइम पे हमको कंटिन्यूस बारिश लगी थी, बहुत सारा स्टॉर्म था. जब बारिश रुकती तो कीचड़ उड़ता था एंड उस मोमेंट पे यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ जमा होता था. सो एवरी 150-200 किलोमीटर्स जब भी हम एक हॉल्ट लेते थे, आई यूज्ड टू क्लीन दैट अंदर से बाहर से. सो बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में. ब्रेकिंग इज़ वन क्रूशियल पॉइंट, बट सच बताओ तो आई डोंट थिंक Suzuki's और Yamaha's would ever have any issues with braking. ये रहा अपना rear caliper, but to be very honest, the rear brake even gives a very good response. काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स में rear brake की पावर कम होती है, but both of them does a very great job. Yes, the ABS of the motorcycle works pretty secure, जिसके वजह से you will be able to have a confident braking in any terrain. MRF Mo Grip के बारे में बात करूँ, टायर्स आर प्रीटी गुड व्हेन इट कम्स टू ग्रेवल्स एंड व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोड पैचेस, पर वेट ग्रिप में उतना कॉन्फिडेंस अभी तक मुझे मिला नहीं है. सो आप जब खुद चला के देखोगे तब अपने खुद के दिल से इसका रिव्यू कर लेना. देन कम्स वन अनोइंग पार्ट जो कि है इसके चेन के बारे में. सो नाउ इफ़ यू सी आई हैव केप्ट द चेन एक्सट्रीमली डर्टी, ओके, पर फिर भी यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ उस वक्त चेन काफ़ी ड्राई होने की वजह से इमीडिएटली रस्टिंग का इशू चालू हो गया, जो कि मैंने पहली बार इतने सारे लाइफ स्पैन में मैंने देखा हुआ है. इस टाइम के लिए इसके ऊपर एक मोटल का पूरा कैन उतार दिया. आई एम नॉट क्लीनिंग द चेन आफ्टर दैट. आई थिंक द नेक्स्ट टाइम आई वुड क्लीन द चेन वुड बी आफ्टर व्हेन द रेन्स आर गॉन. सो वो वाली एक बात है कि चेन को कभी ड्राई होने नहीं देना, क्योंकि ड्राई होने के बाद इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स यू विल नोटिस कि ये चेन रस्ट हो रहा है. ओके, वी गो लाइक दिस. इसको देख लो. So this is the situation of side stand नीचे से. अब सीधी सी बात है, जिसके ऊपर बाइक खड़ी होगी उसका कोटिंग डैमेज होना ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू साइड स्टैंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोटिंग नीचे से ख़राब होना ये मेरे लिए बहुत नया चीज़ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइड स्टैंड इज़ समथिंग जो कि बाइक के लाइफ टाइम ज़मीन पे स्क्रैच होने वाला, टच होने वाला है अलग अलग टर्न्स पे. तो उसका कोटिंग निकल जाना इज़ क्वाइट वियर्ड. तो कोटिंग निकल के रोटेट होके थोड़ा ऊपर की तरफ से भी निकलना शुरू हो चुका है. ऑन दी अनदर हैंड, इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे पैर रखने की वजह से यहाँ का कोटिंग निकलता है, तो वहाँ पे भी बहुत इमीडिएटली रस्ट का एक ब्राउन शेड आना शुरू हो जाता है, विच इज़ क्वाइट वियर्ड. अब ये देखो, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसके वजह से आप बाइक के कंपनी को जाके हर बार कंप्लेन तो नहीं कर सकते. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुजुकी शुड हैव improvised the quality of these particular parts, which is a little annoying right now. इंडिकेटर्स की बात करूँ, इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है.
अभी तक के लिए तो द मोटरसाइकिल हैज़ डन समवेयर अराउंड 3000 किलोमीटर्स। ओडोमीटर और बाकी सारी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस काफ़ी सालों से है वी-स्ट्रॉन्ग के बारे में, सो नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। पर अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो येस, दिस मोटरसाइकिल डिलीवर्स वॉट एवर यू पे फॉर इट। आई गॉट इट इन 2,40,000 विद अ लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। सो दिस वाज द ओवरऑल रिव्यू गाइस। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स शायद से मिस कर दिए होंगे, इसके सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो यू विल गेट टू नो हाउ टू ऑर्डर दैट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।